नमस्कार, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा जी हैं और इनके साथ आपको हम जर्नी करवाएंगे। आपके जो पशुपालक भाई हैं हमारे, उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। और स्वागत करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके माध्यम से मैं हमारे जितने भी पशुपालक हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जी। और ये उम्मीद करता हूं कि आज जो भी उन्हें जानकारी मिले उसका वो अच्छे से सदुपयोग कर पाएं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब शुरुआत हम करते हैं इसमें कि अब एक स्टार्टअप से हम शुरुआत करेंगे। जैसे हमारे अपर हिमाचल की अगर मैं बात करता हूँ तो हिलिटेरियन है, तो यहाँ पे जैसा मैक्सिमम की ब्रीड कौन सी रहनी चाहिए वैसे, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के मुकाबले, जैसे जिसमें एक तो बीमारी का कोई खतरा नहीं हो ज़्यादातर और पशुपालक भाई भी हमारे ठीक हो, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो वैसी ब्रीड कौन सी रहेगी? देखिए जी, जैसे कि आपने बोला कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में होता क्या है कि जो हिलिटेरियन है, जी तो उसके लिए हमें गाय में एक हम बोलते हैं श्योर फुटेडनेस होनी चाहिए, जी ताकि वो जो पहाड़ है चढ़ना उतरना जी ये चीज़ें वो आसानी से कर पाए। जी। तो उस चीज़ के लिए सबसे जो हम बोलते हैं बेस्ट से हमारी पहाड़ी नस्ल है, हाँ जी जैसे लोकल इंडिजिनस हमें पहाड़ी गाय बोलते हैं हम, जी तो वो है। दूसरी आप जर्सी जिसको बोले तो जर्सी आप, जी। तो उसमें ये रहता है कि जो हमारी पहाड़ी गाय है हाँ जी उसमें ऐसे डिसीज रेजिस्टेंस होता है, जैसे हम बोलते हैं उसको शरीर में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल। और जो हमारी जर्सी गाय होती है उसमें दूध उत्पादक क्षमता होती है। जी तो तभी सरकार ने भी ये किया है, जो हमारा नेशनल एआई प्रोग्राम चला हुआ है, हाँ जी तो उसके तहत जो आपको टीके दिए जाते हैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, वो जर्सी नस्ल के आते हैं, जी ताकि पहाड़ी गाय में अगर जब जर्सी नस्ल के टीके लगेंगे तो जी उसके जो आगे नस्ल होगी वो जर्सी क्रॉस होगी, जी तो उसमें दूध की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के वो गुण भी होंगे बिल्कुल। और प्रतिरोधक क्षमता भी होगी। जी और हम बोलते हैं श्योर फुटेडनेस में जो चलना उतरना पहाड़ों में कहीं गाय गिर ना जाए, जी तो वो भी रहेगी। जी तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जी। अब देखिए डॉक्टर साहब, ये तो ब्रीड की बात हो गई है और इसके बाद जो बेसिक्स, जो फॉर्मेलिटीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं एक डेयरी के लिए, पशुपालक भाई के लिए, वो क्या क्या रहने चाहिए इसमें, कि गाय का रख रखाव या फिर उनका खान पान किस तरह से हम उसको जो है अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ों पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए जी, जो आपका हमारा पशुपालन है वो जी 4 स्तंभों में होता है। जी तो उसमें पहला स्तंभ होता है वो हम बोलते हैं हाउसिंग, जी मीन्स गाय का रख-रखाव। जी। तो रख-रखाव में है कि गाय का जो हम बोलते हैं काऊ शेड है हाँ जी या गौशाला बोली जाती है, बिल्कुल। तो वो एक तो आपकी पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए, जी ताकि जैसे धूप निकलती है और पूरा दिन धूप रहेगी, बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी वो चीज़ है। दूसरी है, अगर मान लो आपकी जगह पूर्व दिशा में, अब सब नहीं, सबके पास वो जगह नहीं होती है, बिल्कुल। तो कम से कम उसमें खिड़कियाँ हों। ते पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो जितने भी काऊ शेड्स हैं, हमारी गौशालाएँ हैं, बिल्कुल। या हम जैसे बड़ी लोकल भाषा में बोले खोड़ होते हैं, बिल्कुल। वो में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो जिस वजह से हम बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन जो वो नहीं हो पाती है, मीन्स जो हवा शुद्ध हवा है जी वो अंदर आएगी, बिल्कुल। वो अंदर की हवा अंदर वो बाहर बाहर जाए। जाएगी, वो चीज़ नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें खिड़कियाँ हों, दरवाजे तो चलो होते हैं पर खिड़कियाँ हों। बिल्कुल। और जो आपकी गौशाला है उसकी जो एक हाइट हम बोलते हैं, उसकी ऊँचाई तो कम से कम 6 फुट होनी चाहिए। बिल्कुल। पुराने समय में होता था कि पहाड़ी गाय होती थी, बिल्कुल। उसकी हाइट भी जो होती थी, कम होती ऊँचाई थी। होती कम होती थी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो खोड़ थे, उनकी जो गौशालाएँ थी वो भी जो होती थी उनकी ऊँचाई वो 4 या 5 फुट, बिल्कुल। कईयों की उससे भी नीचे होती थी, बिल्कुल। और उसके ऊपर वो खुद रहते थे। बिल्कुल। पर अब में ऐसा हो गया है, या आप बोल दें कि हमारा जो मौसम में बदलाव आ चुका है, क्लाइमेटिकल बिल्कुल। चेंज है, तो बिल्कुल। उस वजह से जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी राइज़ कर चुका है। पहले ऐसा होता कि जो हम बोलते थे कि 4-4 महीने, 5-5 महीने बर्फ़ पड़ी है, बिल्कुल। 3-3, 4-4, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी है। बिल्कुल। आज की डेट में तो आप देखते ही हैं कि इंच के हिसाब से बर्फ़ पड़ रही है। जी। तो
उस हिसाब से आपको अपनी गौशाला में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर पहले पहाड़ी गाय रखते थे तो अब आप जर्सी नस्ल की गाय रख रहे हैं, साहिवाल रख रहे हैं लोग, रेड सिंधी जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको रख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी गौशाला भी बनानी पड़ेगी। तो उसकी ऊंचाई एक खास करके जिसमें गाय आराम से अंदर जा सके, बाहर आ सके, गौशाला से कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए, और आपने खुद भी अंदर जाना है, आपने गाय को घास देना है, अंदर साफ सफाई रखनी है, तो उसकी एटलीस्ट आपको 6 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी जो दीवारें हैं अगर कच्ची हैं तो आप खास कर बरसात के समय में उसमें चूने का इस्तेमाल करें, चूने की लिपाई करें ताकि वहां पे डिसइंफेक्शन हो सके। साथ ही साथ जो उसका जो फ्लोर हम बोलते हैं, जो वो कैसा होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए, उसमें निकासी होनी चाहिए ताकि अगर गाय अगर गोबर कर रही है, खास करके गौंतर कर रही है, हम बोलते हैं यूरिनेट कर रही है, तो एक जगह वो इकट्ठा हो सके, ना कि वो जहां वो बैठती है वहीं पे इकट्ठा हो। तो सबसे बड़ा यही है कि आप जो हैं वो जो आपकी गौशाला है उसको साफ सुथरा रखने के लिए आपके वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गाय को अच्छे से वहां पे अगर हम बड़े सॉफ्ट बेडेड कई वो चीजें करते हैं, सॉफ्ट बेडेड होना चाहिए। पर हाँ, अगर हमारे कई पशुपालक है नहीं वो चीज प्रोवाइड करते, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर पत्थर कोई नुकीला है तो वैसा ना हो, उसको प्लेन रखे। उसके बाद अगर हम बात करें तो गाय के बाहर हो सके तो उसके एक ओपन एरिया होना चाहिए जहां पे गाय जब बाहर निकालें उसे तो वो वहां पे आराम से बैठ सके, खड़ी हो सके, उसको थोड़ा सा बाहर चलने फिरने के लिए जगह चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, बाहर नहीं हो पाता है, कई बार आंगन नहीं है, कुछ नहीं, पर इतनी जगह हो तो आप बाहर उसको बांध सके, क्योंकि इसमें सनलाइट का बहुत मेजर रोल है। हम बोले कि गाय को जितना वो धूप में बाहर निकालेंगे उतना उनकी गाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहली बात, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं, खास तो उस चीज के लिए आपको गाय को बाहर निकालना या उसको धूप में निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले के समय में ऐसा होता था कि बर्फबारी है चाहे कोई कारण है, लोग उनको पशुओं को अपनी गौशाला से बाहर नहीं निकालते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब लोगों में जैसे धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, उनको जानकारी प्राप्त हो रही है, तो वो निकाल रहे हैं अपने पशुओं को। तो एक चीज ये रहेगी। दूसरा है कि आप जब भी गाय के पास सुबह आप गाय दूहने जाते हैं या आप उसको घास डालने जा रहे हैं तो उसकी ग्रूमिंग करें। ग्रूमिंग मीन्स उसकी साफ सफाई करें। साफ सफाई से अभिप्राय है कि ज्यादा नहीं हो सके तो आप ब्रश जो है, नॉर्मली कपड़े धोने का भी ब्रश होता है, ऐसे ग्रूमिंग किट होती है, पर अगर ग्रूमिंग किट भी आप उस चीज को आप नहीं, आपकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हम बोले कि इतना आप नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो पशुपालक ये करते हैं घर में कपड़े धोने का ब्रश तो होता ही है, आप एटलीस्ट उसको ही, हम बोलते हैं कि जो उससे ही आप सहला सकते हैं, और आपने जो ब्रश मारना है वो अलोंग द हेयर्स मारना है। अगर गाय का जो आपके बाल होते हैं तो उसकी डायरेक्शन में आपने उस ब्रश का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, एक तो खून का प्रवाह बढ़ेगा, दूसरा अगर उसमें कोई मीड़ू है, कीड़े हैं, हम बोलते परजीवी हैं, तो वो भी निकल जाएंगे। तो इस चीज का भी इसमें है बड़ा योगदान रहता है कि अगर आप, छोटी सी चीज है, इसमें कोई, हम बोले कोई इसमें कोई आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं, घर में चीज है, आपने बस गए, आपने उसको, और हो सके तो दिन में एक बार, सुबह ही जाना है, जब आप घास डालने जाते हैं तो उस टाइम पे ही आप कर लें। तो एक चीज ये है। अब हम अगर बात करते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जी धूप में निकाली गाय को नजर लग जाती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमारे जैसे देवी देवता का लोग बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब हम बोलते हैं कि देखिए जिन्होंने गाय निकाली उनकी गाय को थोड़ी ना नजर लगी। अगर आप गाय को निकालते रहोगे तो आपको, जो हम बोलते हैं कि एक्टोपैरासाइट्स हम बोलते हैं परजीवी होते हैं, उनके लिए आपको किसी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल में आप 2 बार उसकी डिवर्मिंग करवा लें, जिसमें बोलते हैं पेट के कीड़े मारने की दवाई दे दे, या ऊपर जो शरीर के ऊपर जैसे जो चमड़ी में जो परजीवी होते हैं उनके लिए भी हम दवाइयां देते हैं। तो उस पे आपकी डिपेंडेंसी है, आपकी जो हम एक तरह से बोल सकते हैं
वो कम हो सकती है जी, और उससे आपका एक तरह से पैसा भी बचेगा, उस पैसे को आप उसकी फीड पे लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पहला स्तंभ था जो हमने बोला कि रख-रखाव किस रख-रखाव। तरह से हो। हाँ जी, अब हम अगर स्पेसिफिकली अभी इस सीज़न की बात करें, बरसात का समय है, तो बरसात के समय में ऐसे भी आप देखते होंगे कि अत्यधिक बारिश होने के कारण जगह-जगह पानी जल भराव हो जाता है। बिल्कुल, तो उस जल भराव में हम देखते हैं कि चाहे मच्छर हैं, मक्खी हैं, कीड़े-मकोड़े, वो काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं बिल्कुल, और जब इतनी बारिश होती है तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि घास भी बहुत ज़्यादा होता है, हरा घास, तो जी, उसमें भी उतनी ही मात्रा में हम देखते हैं कि कीड़े कीड़े हैं, होते हैं, बिल्कुल, वो ज़्यादा से ज़्यादा पनप रहे हैं। बिल्कुल, तो उस चीज़ में आप ये कर सकते हैं, अब हरा घास है, हरा घास आपको अच्छे से मिल रहा है बरसात के बिल्कुल, टाइम पे, तो जी, आप उसको लाके, कई बार होता क्या है कि स्पेस नहीं है या कई बार स्पेस होता भी है, तब भी बिल्कुल, लोग क्या करते हैं, उस घास को उसी गौशाला में जहाँ गाय रखी है, वहीं रख देते हैं। बिल्कुल, तो उसे हो सके तो उसे ताले पे रखें या बिल्कुल, कोई सेपरेट सेपरेट आपका एक अलग से स्टोरेज। कमरा होना चाहिए जी, जी, स्टोरेज के लिए, ना कि जहाँ पशु जहाँ पर है। क्योंकि पहली बात, अगर आप वहाँ पे ही रखेंगे जहाँ पर पशु है, तो उसका जो खड़े होने का या बैठने का जो उसका जो एक रिक्वायर्ड स्पेस है, हम बोलते हैं एक बिल्कुल, जगह है, वो वो कम हो कम हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल, और फिर दूसरा है, उस घास में कीड़े-मकोड़े और चीज़ों का जो पनपना है, वो और ज़्यादा और बढ़ ज़्यादा सकता है। बढ़ेगा। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें। दूसरा है, अब बरसात है तो कीचड़ भी होगा, बिल्कुल, तो जो सफाई है तो दिन में हो सके तो 2 बार करें, नहीं जी, तो 1 बार तो करनी ही है। करनी करनी, और आपके जितने भी, अगर आपके जो गौशाला है उसके अगर हम बोले कॉर्नर्स होते हैं, कोने हैं, तो जी, उनमें होता क्या है, दरारें होती हैं और जो दरारें होती हैं उन्हीं में ही हमारे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, बिल्कुल, वो पनपते हैं। तो हो सके तो उसको किसी चीज़ से आप उसको ढक लें, उसको बंद कर सकें जो भी आपको लग रहा है। जी, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ख़ासकर कि चूहे काटने के जो इंसिडेंट्स हैं, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बरसात में। हाँ जी, तो उस चीज़ की रोकथाम के लिए भी आप, ये है कि जितना भी आपके खड्डे हैं या कहीं भी दरारें हैं, उनको भर दें, जी, ताकि उस वजह से आपके पशु को किसी तरह का कोई क्षति ना हो। जी, उसके बाद हम बात करें, अगर आपकी हाउसिंग में हर चीज़ अच्छे से अवेलेबल है, आपका जो पशु है वो आरामदायक स्थिति में है, तो होगा क्या, उसका खान-पान भी अच्छा होगा। बिल्कुल, खान-पान अच्छा होगा, उसके शरीर को लगेगा पोषक तत्व, अगर शरीर में हम बोले एक ऑप्टिमम लेवल पे रहेंगे, बिल्कुल, तो उसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादक क्षमता, वो अपने आप ही सुधर जाएगी। बिल्कुल, अब आपका अगर इन 2 में से, जैसे हम बोले, अगर आपका ठीक है, आपका रख-रखाव बहुत अच्छा है, हाँ पर जी, आपका अगर खान-पान उसमें कोई दिक्कत है, तो तब भी आपके पशु जो है उसकी उत्पादक क्षमता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बिल्कुल, आपस में कनेक्टेड है। जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने रख-रखाव किया, वैसे ही आप खान-पान में हम एक बैलेंस डाइट का वर्ड यूज़ करते हैं जी, कि संतुलित आहार, आहार, जी, वो दिया जाए। जी, तो अब ऐसे हम संतुलित आहार की बात करें, तो संतुलित आहार में आप, हम बोलते हैं दाला, जैसे बिल्कुल, कंसंट्रेट है, तो बिल्कुल, हमारे पशुपालक भाई-बहन हैं, उनको भी पता होगा कि जो दाला है, जी, तो जैसे उसको आप घर में भी बना सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बाज़ार में भी आपको विभिन्न प्रकार की ब्रांड्स हैं बिल्कुल, जिनसे आप परचेज़ कर कर सकते सकते हैं। अब है कि गाय को खिलाना कितना है? क्योंकि होता क्या है कि मैं ज़्यादातर हमने देखा कि जो हमारे पशुपालक हैं, उनको यही नहीं पता कि उनकी गाय की रिक्वायरमेंट बोले हम, हाँ कि जी, उसको चाहिए कितना? चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई गाय है, अगर वो 1 लीटर दूध दे रही है या 10 लीटर दूध दे रही है, जी, तो उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी, सेम, वो तो डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि उनकी जो आप आउटपुट है वो डिफरेंट है, जब उनकी जी, प्रोडक्शन डिफरेंट है, बिल्कुल, उत्पादक क्षमता उनकी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली अलग, आपको जो उनको खिलाना है, बिल्कुल, तो वो भी अलग ही होगा। बिल्कुल, तो अब अलग की हम बात करें, तो एक स्टैंडर्ड अगर हम मान के चलें, तो जी, ये रहता है कि अगर कोई भी गाय जिसकी उत्पादक क्षमता 2.5 से 3 लीटर है, यानी 2.5 से 3 लीटर अगर कोई दूध दे रही है, तो जी, उस पे आपने 1 किलो दाला देना है। जी, जैसे कि अगर मान लो कोई गाय 9 लीटर दूध दे रही है बिल्कुल, प्रतिदिन, बिल्कुल, तो आपको उसको ज़्यादा नहीं तो आप उसको कम से कम, उसको जो आपने फीड देनी है, वो फीड कम से कम आपकी 2.5 से 3 किलो होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल,
तो 2.5 से 3 किलो फीड है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइम दे सकते हैं। 1.5 किलो सुबह दे दिया, 1.5 किलो शाम को दे दिया। अब हम बात करते हैं, जैसे बरसात है, जो आपका हरा घास होता है वो बहुत मात्रा में अवेलेबल भी होता है, तो उसमें आप 15 से 20 किलो आप उसको प्रतिदिन उसको दिया जा सकता है। अब हरा घास में भी जैसे फॉडर प्लांट्स आते हैं, हम बोलते हैं, तो उसमें से चरी है, तो आप लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो सूखा घास, तो सूखा घास भी आप 3 किलो तक गाय को दे सकते हैं। तो अगर आप जितना बैलेंस्ड का मतलब है, आप हर चीज़ खिलाएं, आप उसको हरा घास भी खिलाएं, उसको फीड भी दें, उसको सूखा घास भी दें, पर वो ये है कि आपने कितना देना है, तो वो आपकी गाय की उत्पादक क्षमता पे निर्भर करेगा। अगर आपकी गाय की उत्पादक क्षमता, जैसे मैंने बताया कि अगर वो 5 लीटर की गाय है, 10 लीटर की है, 15 लीटर की है, तो आपने 2.5 लीटर पे 2.5 से 3 लीटर जो गाय दूध देती है, उस पे 1 किलो आपने उसको दाना देना है। डॉक्टर साहब, अभी बात जैसे ग्रीन फूडर की, हरे घास की हो रही है बरसात में ना, खासकर क्या रहता है कि गांव में जैसे घास लोग बरसात में इजीली ज़्यादा होता है तो खुला घास देते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, कई बार जो है गोबर पतला हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि फिर गाय की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो उस बिल्कुल। केसेस में उनको क्या करना चाहिए, मतलब ऐसी कोई दिक्कत उनको नहीं आए? अब देखिए, जैसा कि आपने बताया और बिल्कुल आपने वाजिब बात की कि बरसात में अत्यधिक मात्रा में हरा घास होने से उसे ज़्यादा खिलाया जाता है। तो पहले तो आप ये है कि उसको आप सूखे घास के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। उससे क्या होगा, गोबर इतना पतला नहीं होगा। और खास करके बरसात से पहले या बरसात के साथ उसकी डिवर्मिंग ज़रूर करवाएं, मीन्स उसको पेट के कीड़े मारने की दवाई हमेशा दें। खास करके उसको साल में 2 बार, हम बोलते हैं, उसे डिवर्मिंग करनी चाहिए, पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। तो ये चीज़ की जा सकती है। इसमें डॉक्टर साहब, ये जो कीड़े मारने की जो दवाई आपने जो बताई है, इसके क्या-क्या बेनिफिट रहेंगे? मतलब जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको क्या-क्या फ़ायदे रहेंगे इस चीज़ के? देखिए जी, जो पेट में अगर कीड़े होंगे, तो आप गाय को कितनी भी अच्छे पोषक तत्व से, हम बोलते हैं कि रसित कोई भी आप उसको कितनी भी फीड दे दें, तो उसका आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पेट में कीड़े होंगे, तो जो जितना भी उसके पोषक तत्व हैं, वो तो उन कीड़ों को लग रहे हैं। पशु को तो नहीं हो रहा है उसका फ़ायदा। और कहीं न कहीं वो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिकली हम बात करें तो लीवर की, तो लीवर को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर लीवर को इफ़ेक्ट करेंगे, तो डाइजेशन ऐसे भी ठीक नहीं होगा। अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगा, तो हम बोलते हैं डायरिया की, जुलाब बहुत लग जाते हैं बरसात में, जैसे कि आपने बताया। तो ये दिक्कतें रहेंगी कि दस्त लगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे हम इसमें भी 2 तरह के टर्म्स आते हैं कि शूटिंग डायरिया है या नॉर्मल डायरिया है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वर्म की इन्फेस्टेशन हुई है। इसमें डॉक्टर साहब, ये अगर कीड़े मारने की दवाई की अगर हम बात करें, तो देखिए अब इसमें कोई मेडिसिन अलग-अलग भी होती है कि जैसे मान लीजिए मेरी गाय है, अभी दूध दे रही है, ठीक है? हमने उसको जैसे टीकाकरण या एआई नहीं करवाया हुआ है, तो उस केसेस में अलग से मेडिसिन होता है, एआई करवाने के बाद अलग से होता है क्या ये, या सेम टैबलेट रहता है इसमें? नहीं, अब इसमें ऐसा है जी, जैसे जो पेट के कीड़े मारने की दवाई हम बोलते हैं, तो उस केस में अगर गाय गब्बन है, प्रेग्नेंट है, तो कई ऐसी मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो प्रेगनेंसी सेफ होती हैं टैबलेट्स। कई ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती हैं, तो उससे हो सकता है कि अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप जब भी आप अपने किसी नज़दीकी पशु संस्थान में जाते हैं दवाई के लिए, तो आप उनको बताएं कि आपकी गाय गब्बन है, नहीं है, तो आप उसकी पूरी जानकारी उन्हें दें, तो उस हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। हाँ, इसमें नुकसान भी हो सकता है अगर हम डायरेक्टली किसी मेडिकल स्टोर से जाकर के अगर कोई ऐसे खुद ही माँग लेते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई पशुपालक का ज़्यादा नुकसान भी हो जाए या गलत जो टैबलेट है उसको मिल जाए। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। इसमें यही है कि तभी सरकार ने हर पंचायत लेवल पे वेटनरी इंस्टीट्यूशंस को खोलने का प्रयास किया हुआ है, और हमारे हैं भी हैं, तो ताकि लोगों को घर द्वार पे उनको सेवाएं दी जा सकें। तो उसके लिए यही है कि जितना हो सके वो पशु संस्थान में ही जाएं, ना कि आप किसी केमिस्ट की शॉप में जाके उस चीज़ को ले रहे हैं। हाँ, सही आप सलाह अगर लेंगे तो एक चिकित्सक से ही आपको प्रॉपर्ली इसमें जानकारी भी मिलेगी। और डॉक्टर साहब, इसमें अभी खान-पान के अगर हम बात करें, जैसे आपने फीड का भी बताया,
तो फीड इसमें कोई चेंजेस भी होता है फीड में, जैसे स्टेजेस पे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे अभी गाय ज़्यादा दूध दे रही है, या जब हम एआई करवाते हैं, या जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस टाइम कुछ चेंजेस भी करना होता है इसमें कुछ, या फिर नॉर्मली जो हम दे रहे होते हैं वही उसको देना है? देखिए जी, जैसे कि हम बात करें गाय है, गाय के डिफरेंट स्टेजेस हैं। बिल्कुल। जब एक बच्ची है, हाँ जी। बच्ची जब गाय बनेगी तो बच्ची की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू उसके जो वेट है जी। उस हिसाब से आप खिलाएंगे। वैसे गाय है तो बिल्कुल। गाय की जैसे डिफरेंट स्टेजेस बताई आपने। एक जी। है हम बोलते हैं कि मेंटेनेंस, मीन्स अभी गाय ना दूध दे रही है जी। ना ही वो गब्बन है, जी। प्रेग्नेंट नहीं है, जी। तो उस केस में आप उसको नॉर्मल उसके बॉडी वेट के हिसाब से जी। आप उसको खिलाएंगे। पर जैसे गाय आपको लग गया पता वो गब्बन है, जी। अब अगर वो गब्बन है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में फीटस है, जी। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, जी। क्योंकि उसने अपने शरीर को भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसकी सेहत के लिए भी उसे, क्योंकि न्यूट्रिशन जितने भी न्यूट्रिशन जो जी। होते हैं जी। वो जो बच्चा है जी। उसको अपनी माँ से ही मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाय को आपको खिलाना पड़ेगा। जी। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई गाय है उसको 15 किलो अगर हरा घास दे रहे हैं, जी। तो जब वो प्रेग्नेंट है तो वो उससे ज़्यादा ही आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो है कैल्शियम का, जी। क्योंकि कैल्शियम जो है वो हड्डियां बनाने में, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी, जी। बोन्स की डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए कैल्शियम का बहुत रोल होता है। जी। तो अब कई बार हमें ये चीज़ें भी जब फील्ड्स विजिट्स करते हैं तो हमसे पशुपालक पूछते हैं कि हमारे जब पहले हम पशु पालते थे तो उस टाइम तो हम कैल्शियम नहीं देते थे, जी। या उस टाइम पर हम कोई सप्लीमेंटेशन नहीं होती थी। नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते तो थे। अब आप बहुत ज़्यादा जैसे आप रेकमेंड कर रहे हैं, जी। तो उसके कई रीज़न हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे से हम बोलते हैं कि पहाड़ी गाय होती थी, आज की डेट में आप जर्सी बिल्कुल। रख रहे हैं, एक हाई यील्डर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। इसकी ज़्यादा उत्पादक ज़्यादा क्षमता उत्पादक वाली क्षमता। गाय जी। हैं उनको आप रख रहे हैं। जी। तो उनके रख-रखाव में सप्लीमेंटेशन इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि कुछ पोषक तत्व होते हैं वो हमारी मिट्टी में नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारी मिट्टी में नहीं है तो उसपे उग रहा जो घास है घास है, उसमें भी उसमें भी नहीं नहीं आएँगे, होंगे, उसमें नहीं। भी वो चीज़ कमी रहेगी। बिल्कुल। अगर उसमें कमी रहेगी, अब तो आप उसी जो कमी है उन पोषक तत्वों की, तो आप जब घास उस गाय को खिलाओगे उसमें तो वो उसमें तब भी कमी रहेगी। तभी। तो उस कमी को दूर करने के लिए जी। हमें सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है। चाहिए। तो उस सप्लीमेंटेशन आपको जैसे हम बोलते हैं मिनरल मिक्सचर आप बिल्कुल। दीजिए। बिल्कुल। तो मिनरल मिक्सचर से आप उस चीज़ को आप देखा जाए तो उसको बैलेंस कर बैलेंस सकते कर हैं। सकते हैं। दूसरा है, अगर आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं या फिर आप फीड दे रहे हैं, जी। फीड भी आजकल आपको पता है कमर्शियल फीड्स हैं मार्केट बिल्कुल। में अवेलेबल हैं। हाँ जी। तो उनमें क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फीड बोलते हैं बिल्कुल। उसे। एक जैसे घर में बनाई हुई फीड है, हाँ एक जी। है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड फीड्स होती है, उनमें जो स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं, जी। विटामिन्स होती है, उनकी एडिशन की जाती है। तो आप उनको देके उन कमियों को दूर किया जा सकता जी। है। बिल्कुल। तो खास करके अगर जो गाय जो गब्बन है हाँ तो जी। उसमें आप मिनरल मिक्सचर उसे दीजिए, 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप जी। उसे मिनरल मिक्सचर दे दे सकते सकते हैं। और अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो कैल्शियम में भी डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का दे रहे हैं, पर ज़्यादातर कंपनीज या जो ब्रांड्स हैं उनमें आपको 100 ml जी। प्रतिदिन आपने गाय को पिलाना है। जी। उससे क्या होगा, गाय भी तंदुरुस्त रहेगी जी। और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी तंदुरुस्त रहेगा। जी। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और अगर आप हो सके तो आप जब खास करके आखिरी महीना होता है जी। प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि कैल्शियम या वो चीज़ें उनको थोड़ा-सा कम कर दो। कम। उसके बाद जब डिलीवरी होती है उसके बाद फिर आप दोबारा से उसे स्टार्ट करें, क्योंकि जी। जब गाय की डिलीवरी होती है जी। तो उसने की दूध की उत्पादक क्षमता भी बढ़ बढ़ जाती है। जाती। अब दूध जो है उसमें मैक्सिमम जो हम बोलते हैं तो वो किससे बना है? उसमें जैसे प्रोटीन है, बिल्कुल। केज़िन प्रोटीन है, कैल्शियम है, जी। तो वो चीज़ें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी हमें जो दूध में मिल रही हैं, अगर गाय को सप्लीमेंटेशन नहीं होगी, अगर जी। गाय को कैल्शियम नहीं नहीं। मिलेगा तो वो उसकी हड्डियों से जाएगा वो जी। कैल्शियम। तो गाय अल्टीमेटली कमज़ोर हो सकती है, जी। गाय बैठ भी सकती है। बैठ भी कई बार सकते आपने देखा भी होगा हैं। बिल्कुल। कि गाय डिलीवरी के बाद एकदम से बैठ जाती है। बड़े चांसेस होते हैं ये, हाँ खास जी। खासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वो
हम ये बोलते हैं वो इसलिए होता है, उसमें जी। ज़्यादातर जो कारण रहते हैं, एक तो डिवर्मिंग का कारण रहता है कि डिवर्मिंग नहीं होती, नहीं होती है। पेट के कीड़े मारने की दवाई नहीं दी होती जी। है, या उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं होती नहीं है, होती। उनको मिनरल मिक्सचर्स नहीं मिले होते हैं। अब अगर मिनरल मिक्सचर्स नहीं मिलेंगे तो ये दिक्कतें भी आएँगी, साथ में कई बार हम बोलते हैं गाय हीट में नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो उसका भी सेम यही रीज़न रहता है। जी। अगर गाय में के पेट में कीड़े हैं, जी। अगर गाय में पोषक तत्वों की कमी है, कमी है। जी। तो आपकी गाय हीट में नहीं आएगी। बिल्कुल, हाँ। आएगी या फिर साइलेंट हीट बोलेंगे, जी। या वैसी हीट आ रही है, जी। या डोरी कई बार साफ नहीं आती है, जी। तो उनमें भी इन्हीं पोषक तत्वों की कमी होती है। जी। हाँ, मैक्सिमम काफ़ी सारे पशुपालक भाई ऐसे होते हैं कि बातें भी हमने भी सुनी है गाँव में कि भई 3-4 बार, 5 बार या 5-6 साल की हो गई है, तो कितनी बार सफाई भी करवाते हैं, कई चीज़ें होगी, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब गैप भी नहीं होती है। तो काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम भी रहती है। तो इसमें आपने बताया कि भई ये चीज़ें अगर वो देते हैं, मिनरल मिक्सचर हो गया, जैसे फीड हो गया, मतलब जिससे उनको प्रोटीन मिले, डाइट भी मिले और इन स्ट्रॉन्ग भी रहे, बिल्कुल। तो उनकी भी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब इसके साथ-साथ और चीज़ें वो क्या उसमें मतलब अपने शामिल कर सकते हैं? मतलब जैसे कि ख़ासकर प्रॉब्लम ये भी रहती है कि दूध की भी कमी रहती है। कई बार सीज़नली जैसे चेंज होता है, वो कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। तो वो चीज़ भी लोग किस तरह से मतलब अपना कर सकते हैं उसको रिकवर कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि बरसात का समय होता है, तो जी। इसमें हरा घास की बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जी। सबके पास होता है, जी। और जब पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो देंगे भी। बिल्कुल। जब देंगे तो गाय की ख़ासकर कि जो हम बोलते हैं मेल यील्ड है, वो बरसात के टाइम पे आपकी जुलाई से लेके सितंबर के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। जी। पर उसके बाद ख़ासकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जी। अगर हम बात करें, तो इनमें आपका नवंबर से लेके मार्च तक जी। भारी बर्फ़बारी के कारण यहाँ जी। पर हरा घास नहीं होता नहीं है। अवेलेबल होता है, बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए पशुपालक भाई ये कर सकते हैं कि अगर जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में घास है, जी। तो आप उसको साइलेज में बना सकते हैं, जी, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कर सकते हैं। स्टोर जी। करने का एक तो काट के ऐसे रख दिया, जी। या फिर दूसरा है कि उसको साइलेज बना दिया। जी। साइलेज होता नहीं है, ये एक तरह से फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। जी। इसमें आपने एक, अगर आपके पास ज़मीन है तो 6 जी। फुट का गड्ढा किया, जी। उसमें अगर आप अच्छे से इसको वहाँ पर आप घास को डालें, जी। और उसको फिर आप कवर बंद कर कर दें दे, किसी कवर चीज़ कर से। दे के, जी। मिट्टी से कवर कर दिया, पॉलीथीन से कवर कर लिया, जी। उसमें मिट्टी डाल के उसे दबा दिया। जी। और अगर आप ये चीज़ मान लो, आप जुलाई अगस्त जब पीक रेनफॉल होता है, जब बिल्कुल। वर्ष काफ़ी ज़्यादा होती जी। है, उस टाइम पे आपने ये चीज़ कर दी, और उसके बाद जब नवंबर का महीना है, जब आपको पता है कि अब हरा घास हमारे पास नहीं अवेलेबल है, नहीं है, लीन बिल्कुल। सीज़न चला हुआ है, जी। उस समय आप उसको निकालें। जी। तो वो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है, जिसे हम साइलेज बोलते हैं, वो जी। एक जो आपका हरा घास जो आपने डाला था, जी। उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। जी। वो हरे घास की तुलना में पोषक तत्व भी ज़्यादा हैं, जी। और आपको साथ ही साथ जो स्टोरेज मतलब वाला जो इश्यू था, वो भी आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये ये चीज़ आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इसमें अगर हम बात करें अभी जैसे ये तो चलिए रख-रखाव का भी हो गया, खान-पान का भी हो गया, डाइट का भी हो गया। तो जैसे बछड़ी अगर कोई किसी ने जैसे तैयार करना हो, बच्चा जैसे उसको हेल्दी रखना हो, जो उनको पशुपालक भाइयों को एक ये रहता है कि भई दूध ज़्यादा से ज़्यादा भी मिले, तो उसके लिए शुरू से उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे बछड़ी के लिए किस तरह से उसको मतलब पालना चाहिए उसको शुरू से? देखिए, जैसे जी हम बात करते हैं बछड़ी है, जी। जैसे ही वो पैदा होती है, जी। तो एक चीज़ है, उसको 2 घंटे के अंदर हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जी। वो मिलना चाहिए। कोलोस्ट्रम है क्या? जो पीला दूध जिसको हम जी। बोलते हैं लोकल में, कि डिलीवरी के पीला बाद। दूध आता जी। है, जो आप पहली बार जब आप गाय को दुहेंगे दुहेंगे। सूने के बाद, हाँ तो जी। कोशिश करें कि वो 2 घंटे के अंदर आप उसको दूह लें। जी। अगर आप ज़्यादा रखते हैं, उसको ज़्यादा देर तक, तो जी। थन भी खराब हो सकते हैं। जी। तो जैसी डिलीवरी होती है, तो 2 घंटे के अंदर आप गाय को दूह के वो जो दूध है, जी। उसको आप, बछड़ा या बछड़ी है, उसको पिलाएँ। जी। अब है कि उसको पिलाना कितना है, जी। तो जितना उस बछड़े या बछड़ी का जितना उसका वज़न होगा, जी। उसका 10वाँ हिस्सा। जी। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई अगर 25 किलो का है, जी। 25 किलो की बछड़ी होती है, जी। तो उसको 2.5 लीटर दूध दूध आपने उस टाइम पर पिलाना है, पिलाना। पूरे दिन में। तो जी। आप उसको चाहे 2 टाइम या 3 टाइम में आप डिवाइड कर डिवाइड सकते कर हैं, सकते हैं। अपनी सुविधा जी। अनुसार। जी। तो एक ये चीज़ रहेगी, और उसे आपने
महीने भर उसको अच्छे से जी, 1/10 ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम बोल रहे हैं, तो वैसे आप उसको फीड करें। जी, उसके बाद जब हम बोलते हैं स्टार्टर फीड आती है, जब बिल्कुल। धीरे धीरे वो घास खाना शुरू करेगा। हाँ जी, जब वो घास खाना शुरू करेगा तो उसको आपको डिवर्मिंग भी करनी पड़ेगी साथ साथ। बिल्कुल। अब ये कई लोग हैं जो हम बोलते हैं कि डिहॉर्निंग करवाते हैं, डिस्बडिंग करवाते हैं, हाँ जी, वो आपका अपना है। डिस्बडिंग आप करवाना चाहें तो आप करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि स्पेस छोटा होता है, कई बार अगर सींग है तो उसे दूसरे हैं लगने का लगने का देखने को रहता है। बिल्कुल। तो आइडली टाइम ये है कि जब भी आपने सींग बनवाने हैं जी, या हम बोलते हैं कि डिसबडिंग करवानी है, जी, तो वो 21 दिन, जैसे ही आपका बछड़ा या बछड़ी 21 दिन की होती है तो आप वैसे ही डिसबडिंग करवा सकते हैं। जी, एक ये चीज़। उसके बाद आपकी डिसबडिंग होगी, आप थोड़े टाइम के बाद आप घास देना शुरू कर रहे हैं। जी, जब आप कोई भी आप फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जी, उसको एकदम से ना करके धीरे धीरे दें। जी, अगर आप घास दे रहे हैं तो आप तो उसको थोड़ी मात्रा में दें। जी, उसके कुछ टाइम के बाद जैसे धीरे धीरे आपने दूसरे तीसरे दिन धीरे ऐसे जी, क्वांटिटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ा के फिर जी, जैसे एक ऑप्टिमम लेवल आता है तो जैसे आप जी, देंगे। जी, और खास करके 6 महीने में एक बार आप उसकी डिवर्मिंग, जो पेट के कीड़े मारने की दवाई है, वो दें। साथ ही साथ उसकी वैक्सीनेशन, जी, जो हम बोलते हैं कि टीकाकरण, जो उसको कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉसेस जो होते झेलने हैं। पड़ रहे हैं जी, हमारे बिल्कुल। पशुपालकों को, जी, उसको बचाने के लिए टीकाकरण जी, बहुत ज़रूरी है। जी, हम एक बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर बेटर देन देन क्योर। जी, तो आपको प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, तो प्रिवेंशन में ही आता है आपका वैक्सीनेशन भी। बिल्कुल। और ये आज की डेट में हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा भी काफ़ी जो हम बीमारियां हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। जी, जी, और जो टीकाकरण है वो एकदम हम बोले कि फ्री ऑफ कॉस्ट जी, प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, उसमें चाहे वो एफएमडीए फुट एंड माउथ डिसीज का टीकाकरण हो, जी, चाहे आपका ब्रुसेला है बीमारी, उसके अगेंस्ट हो, जी, एचएस है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, जी, बीक्यू है, एंटेरोटॉक्सीमिया है, तो जी, इनकी बीमारियां हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप शुरुआत से ही उसकी वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग और उसकी फीडिंग और उसकी जी, हाउसिंग का ध्यान रखेंगे तो आपकी गाय जो है वो हीट में भी बहुत जल्दी आएगी। जी, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं गाय 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, बिल्कुल। पर उसकी जो बच्चादानी होती है जी, वो कमज़ोर होती है। जी, बिल्कुल। कमज़ोर ये है कि उसका इतना साइज़ जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो डेवलप नहीं पाता है। जी, वो हो 3 साल की गई है पर उसकी बच्चादानी है वो 9 महीने 10 महीने की बछड़ी के बराबर है। जी, तो उसमें होता क्या है कि जब आप पेट के कीड़े मारने की दवाई, डिवर्मिंग नहीं कर रहे हैं, आप वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी, आप उसका रख-रखाव है, ढंग से वो नहीं कर रहे हैं, जी, तो उस वजह से उसकी जो बच्चादानी है वो कमज़ोर कहीं न कहीं रह रह जाती है। जाती है। तभी हमारे पास ऐसे जब केसेज़ आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छे से खिलाइए, जी, इसको बैलेंस्ड फीड दें, जी, इसको आप दाला दें, इसको हरा घास भी दें, ताकि उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। बिल्कुल। एक और चीज़ जैसे कि आप बोल रहे थे कि जैसे गाय जब सू जाती है, जी, जब उसकी डिलीवरी हो गई, जी, तो उसमें एक और एस्पेक्ट आता है कि कई बार हम बोलते हैं कि उसकी जेर नहीं निकल रही। नहीं निकल रही है, बिल्कुल। बहुत से पशुपालक हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं जी, और ऐसा होता है कि 10 अगर गाय अगर सो रही हैं, जी, तो 10 में से 8 गाय की जो जेर है वो अपने आप नहीं नहीं निकलती। निकलती। और उसका सबसे मेजर रीज़न है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है, उनका रख-रखाव अच्छे से नहीं अच्छे हो से नहीं पाया हो है। अगर ये 2 चीज़ें, उसका रख-रखाव और उसका खान-पान, अगर ये 2 खान-पान चीज़ें अच्छी होंगी, तो ना ही गाय आपकी डिलीवरी के बाद बैठेगी, जी, ना ही आपकी गाय में हम बोलते हैं जो जेर जेर नहीं निकल रही, नहीं निकल रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हम जी, बोलते हैं जी, जी, आरओपी के केस, जी, तो वो भी नहीं होंगे। जी, और इसमें कई और चीज़ें भी हैं, जैसे अगर पशुपालक अब बोले कि हम ऐसी क्या चीज़ करें कि हम क घर बैठे ही हम हाँ जी, हमें मैनेजमेंट में ऐसी हुँ, क्या चीज़ करें कि ये चीज़ ना हो। बिल्कुल। तो उसमें वही है कि आप उसके खान-पान का, खान-पान पे ध्यान उस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जी, जी।
एक ये चीज़ है। इसमें डॉक्टर साहब आपने शुरू में बताया था जैसे कि अगर हम गाय को डिलीवरी के या जैसे तुरंत बाद अगर हम नहीं 2 घंटे के अंदर दूध नहीं निकालते तो थनों में भी थोड़ी-सी दिक्कत हाँ आती है। जी। तो उस चीज़ की रोकथाम के लिए मतलब अगर शुरू में मान लीजिए हो ही जाता है, कई बार हो ही जाता है ऐसे चांसेस कि रात को डिलीवरी हो गई है 11-12 बजे, तो सुबह को देखते हैं क्योंकि हाँ पॉसिबल जी। कई बार नहीं भी होता, घर में दूर होता है थोड़े जैसे गौशाला हम बोलते हैं। तो उस केसेस में हमारे पशुपालक भाई को क्या करना चाहिए ताकि वो चीज़ जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए उस चीज़ से? देखिए, जैसे कि आपने बताया जी, कि ख़ासकर कि जैसे गाय की डिलीवरी होती जी, है, तो उसके बाद थनों में कई बार लालपन आ जाता है, बिल्कुल, सूजन आ जाती है। बिल्कुल। कई बार हम बोलते हैं उसमें सख्त हो जाते हैं। सख्तपन हो हाँ जी, जाता है पूरा काफ़ी ज़्यादा। लेवटी जिसको बोलते हैं हाँ वो जी, हार्ड लेवा हो वो हार्ड हो हार्ड जाता हो है। जी, जाता है हाँ बहुत जी, ज़्यादा। जी, तो उस केस में पहले तो ये है कि जब भी आपने गाय को दूना है, जी, तो आपके हाथ जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि आप आएँ पहले गौशाला को साफ़ करें और जी, उसके बाद उन्हीं हाथों से आप गाय को दुएँ। तो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोकथाम बिल्कुल, के लिए तो पहले है कि आप साफ-सफाई का ध्यान रखिए, अपने बिल्कुल। हाथ भी साफ़ करें जी, और जब भी आपने गाय को दूना है तो उसके थनों को भी अच्छे से साफ कर लें। साफ़ करें। बिल्कुल, पानी से या कोई डिसइंफेक्टेंट पोटाश जो है वो जी, हमारे पशु संस्थानों में जी, मिलता है। जी, बिल्कुल। तो आप उसको डाइल्यूट करके पानी के साथ उसको से आप डेली आप साफ-सफाई साफ करें। कर 2 सकते टाइम आप अगर आप गाय दूह रहे हैं तो दोनों टाइम उसको अच्छे से साफ करें। हैं। जी, अब आपने देख लिया कि उसमें सूजन आ गई है, उसमें लालपन आ जी, गया हुआ है। अगर वो काफ़ी देर से है, 6 जी, घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उसकी हम बोलते हैं हॉट फर्मेंटेशन मीन्स आप उसको सेक दें। जी, गर्म पानी का आप उसको सेक दे सकते हैं। जी, या फिर आप अगर आप पशु चिकित्सा संस्थान में जाएँगे तो जी, वहाँ पर आपको हम एक पाउडर अवेलेबल करवाते जी, हैं मैगसल्फ। जी, वो मैगसल्फ जो है वो एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, तो जी, उसको हम बोलते हैं कि आप उसको पानी में थोड़ा-सा पानी में डाल के जी, उसके बाद जो सेक आप दें। जी, उससे क्या होगा जो सूजन है वो कम हो जाएगी। जी, क्योंकि वो जो सूजन लालपन जो है वो एक तरह से हम बोलते हैं साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। जी, तो उस चीज़ को अगर आप सिंपल सेक दे दें तो उससे भी आराम आए, अगर नहीं आ रहा तो आप उस पाउडर के साथ सेक दे के भी उन चीज़ का ठीक कर सकते हैं। इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, घर में अगर ऐसे हम बोले घरेलू उपचार में, जी, ऐसे बिल्कुल। तो चलो देसी आप नुस्खे, जी, घरेलू नुस्खे जो हैं, बिल्कुल, तो घर में सबके हल्दी होती है, तो होती आप है, हल्दी का बिल्कुल, लेप भी वहाँ पे लगा लगा सकते हैं। सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कई बार इतना सख्त हो जाता है, तो इन ज़्यादा हो चीज़ों से जाता नहीं फ़र्क पड़ता, तो है। आप नज़दीकी संस्थान में जाके जी, अब डिपेंड करेगा अगर बहुत सीवियरिटी है, जी, तो उसको उस हिसाब से हम बोलते हैं नसेड आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जी, तो वो दी जाती हैं। जी, अगर उससे टेम्परेचर आ गया, हाँ जी, तो एंटीबायोटिक्स पे भी शिफ्ट करना पड़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट साइन तो यही रहता है कि जब भी गाय में थनों में सख्तपन है, जी, लालपन है, तो इनिशियली पहले यही आएगा। जी, अगर उसको इग्नोर किया गया या जी, उसको टाइमली उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं नहीं हुआ, किया। तो वो जो इन्फेक्शन है वो जी, लोकलाइज़्ड ना रह के वो जनरलाइज़्ड हो जाता है, पूरे शरीर बिल्कुल, में फैल जाता फैल है। जाता है। उस केस में फिर उसे हमें पैरेंटल एंटीबायोटिक्स पे शिफ्ट करना पड़ जाता है। जी, तो यही है कि जितना जल्दी आपको पता लगे, उतना जल्दी आप नज़दीकी अपने पशु जी, संस्थान में आप संपर्क करें, ताकि उतनी जल्दी उसे ट्रीटमेंट मिल सके। ट्रीटमेंट कर सकते पर हाँ, एक और चीज़ है जैसे जब भी आप गाय को दूहते हैं, उस समय होता क्या है कि गाय के जो टीट्स हम बोलते हैं, हाँ थन जी, होते हैं, उसमें ठंड स्फिंक्टर होते हैं, हाँ जी, जिससे दूध बाहर बाहर निकलता है। निकलते तो जब आप गाय दूह लेते हैं, उसके 15 मिनट तक वो खुले ही रहते हैं। रहते तो होता क्या है कई बार गाय जैसे आप दूहते हैं, गाय बैठ जाती है। अगर वो बैठ जाती है तो नीचे मिट्टी में हो सकता है कोई कीटाणु हो, हैं। जी, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि स्फिंक्टर ओपन है बिल्कुल, और उस वजह से भी थनैला रोग होने के होते हैं, जिसको बोलते हैं चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। तो उस केस में ये कर सकते हैं जब भी आप गाय को दुएँ, जी, आपने दूह ली गाय तो साथ ही साथ उसको फीड करवाएँ मीन्स उसको घास का पुल्ला रख दिया जी, या दाला दे दिया, ताकि वो बैठे नहीं ताकि वो एकदम। बैठे ना। जी, 15 मिनट के बाद वो बैठ भी जाती है तो जी, एक नेचुरल बैरियर है, ये स्फिंक्टर बिल्कुल, क्लोज्ड हो जाएँगे, जी, तो चांसेस बहुत कम कम होंगे कि होंगे। उसको इन्फेक्शन हो। जी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बात इसी टॉपिक पे चली थी, अभी बात हुई थी हमारी जैसे जेर ना गिरना। अब कई बार ऐसा होता है कि जेर गिर जाती है और गाय उसको खा भी जाती है। तो उस केसेस में क्या रहता है ये जो ज़हर खाना ये मतलब शरीर के लिए उनके बॉडी के लिए खराब होता है या कुछ इसके बेनिफिट्स भी रहते हैं उनके लिए? क्या क्या इसमें रहेंगे पशुपालक के लिए? क्या सुझाव देंगे?
जैसा कि आपने बताया कि जी। कई बार जेर इतनी लंबी होती है जी। या गिर गई जी। कि पशु ने उसे खा गाय लिया, हाँ, खुद ही खा खुद लेती ही है। खा लिया। बिल्कुल। तो ऐसे तो मोस्ट जो कॉमनली सिम्पटम जो आता है, जो जी। लक्षण हम बोलेंगे कि जी। जेर अगर खा ली पशु ने, जी। तो सबकी फिजियोलॉजी हम बोलते हैं हर गाय की अपनी अलग होती है। अलग-अलग होती जी। है। तो मोस्टली ये देखा गया है कि उन गायों की भूख मर जाती है। बिल्कुल। भूख उन्हें एकदम से उनका घास खाना कम हो जाएगा। जी। तो उस केस में आप ये है कि उन्हें हम बोलते हैं कि प्रोबायोटिक्स है, उन चीज़ों पे आप डाल सकते हैं। जी। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो होते क्या हैं, एक तरह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं जी। जो आपके डाइजेशन में डाइजेशन हेल्प में हेल्प करेंगे। करेंगे। तो आप उन चीज़ों को दे सकते हैं या फिर जी। कोई स्वस्थ गाय है, जी। उसके मुँह से आप जूठ निकालना जिसे हम जी। बोलते हैं, जी। जो घास वो चबा रही है, जी। तो उसे निकालेंगे और उस गाय में डालेंगे। जी। ये 2 ही लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते हैं जब भी गाय में ये आप बोल रहे हैं, जी, 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 जो जी, फीटल मेम्ब्रेन्स है या बिल्कुल। जेर है जो खाली, जी। तो वो खाने से या उनकी भूख एकदम से कम हो जाएगी, जी। खाना खाना छोड़ देंगी या बिल्कुल बिल्कुल। ही छोड़ देंगी जी। या थोड़ा कम करेंगी। पर होता है पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम करेंगी, अगर जी। उनको थोड़ा आपने टाइमली अगर कोई इंटरवेंशन नहीं की, जी। तो हो सकता है उसके बाद वो बिल्कुल ही खाना खाना छोड़ दे। जी। तो यही खासकर कि यही सिम्पटम रहते हैं। तो इस केस में आप ये है कि आप उसको कोई भी लिवर टॉनिक दे दिया, जी। ताकि उसके जो डाइजेशन जी। डाइजेशन है जी। वो अच्छे से जी। उसको डाइजेस्ट कर सके। इसमें डॉक्टर साहब अभी बात हमारी जो हुई थी ना अभी मतलब फ़ीवर की बात चल रही थी। तो फ़ीवर कैसे चेक करेंगे हमारे पशुपालक भाई उनको कैसे जैसे नॉर्मली तो इंसान का तो थर्मामीटर वग़ैरह होता है, ठीक है? या पल्स चेक कर लेते हैं। तो पशु में किस तरह से वो चेक करेंगे कि इसको फ़ीवर है या नहीं है? जजमेंट कैसे करेंगे? पशु में जैसा कि जो डेली बेसिस पर मतलब प्रतिदिन गाय के पास आ रहे हैं, उन्हें जी। छू रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये इतना गाय का तापमान टेम्परेचर। टेम्परेचर जी। है। जी। जब गाय गर्म होती है तो खास करके आप कान से पता लगा सकते हैं, जी। कान को छू के कि हाँ गाय बहुत गर्म तो नहीं है, जी। या गाय थोड़ी उसमें रेस्टलेसनेस काफ़ी होगी, या गाय एकदम से खाना कम कर देती है। जब जी। भी बुखार होता है तो गाय खाना कम कर देती है जी। और उसके कान आपको गर्म लगेंगे या गाय बैठ जाएगी। जी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आप देख के ही बता सकते हैं। जी, जी, जी। हाँ, ख़ासकर हमारे ब पशुपालक भाइयों को इतना अंदाज़ा नहीं हाँ लगता जी। है कि भई ये चीज़ें हो जाती हैं। कई बार पशु 2-3 दिन सुस्त ही रहता है। तो वो सोचते हैं पता नहीं ऐसा ही है भई छोड़ो परे इस चीज़ को, तो वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। तो इन चीज़ों के ऊपर जैसा आपने अभी बताया कि वो जज कर सकते हैं अगर पशु खाना मतलब घास कम खा रहा है या सुस्त है तो जल्दी से जल्दी चेक करके उसका ट्रीट भी कर सकता है। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे अभी बात हमारी बछड़ी की भी हो रही थी, बछड़ी जैसे तैयार भी हो जाती है, तो पशुपालक भाई हमारे चाहते हैं कि जैसे दूध ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो। कई बार होता है हमारे कि अडर की जैसे दिक्कत रहती है कि अडर कम है, छोटा है, तो भई दूध ज़्यादा नहीं है, तो वो भी एक समस्या जैसे पशुपालक भाई के साथ है। तो उस चीज़ को हम किस तरह से मतलब बढ़ा सकते हैं या ऐसा कोई तरीका हो जिससे अडर थोड़ा उनका लेवटी जिसको बोलते हैं बड़ा हो और दूध भी ज़्यादा दे बछड़ी, तो उसमें किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बात की अडर को बढ़ाने के लिए, जी। पर ये काफ़ी हद तक नस्ल पे निर्भर डिपेंड करता है। जी। जो जैसे पहाड़ी गाय है, तो जी। उसकी नस्ल ही है जिसकी जो हम बोलते हैं उसे मैक्सिमम आउटपुट 3 से 4 लीटर या 5 लीटर से ज़्यादा नहीं जी, ले नहीं, सकते। तो उसमें आप चाहे कितना भी खिला जी, लीजिए, जी, क्योंकि वो नस्ल है वो उतना ही उतना ही देती है। देती है, तो बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे जो मेजर इसमें रोल है वो नस्ल का ही नस्ल है। का। जी। अगर हम बात करें 1960-70s के दौरान जब जी। हरित क्रांति भी आई थी, तो उस टाइम पे मिल्क रेवोल्यूशन भी आया था साथ जी। ही साथ। जी। तो उसमें जो फ़ोकस था जो सरकार का वो था ब्रीडिंग पॉलिसी पे। जी। ब्रीडिंग पॉलिसी से मैं कि नस्ल कैसे सुधारी जाए। अगर जी, नस्ल सुधारेंगे तभी ही दूध की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो नस्ल को सुधारने के लिए जर्सी जो इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई थी उस टाइम जी। पर, जी। तो उसकी उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी थी। जी। दूसरा क्लाइमेटिकली क्योंकि जो वहाँ जो फॉरेन कंट्री है वहाँ का जो जी। एनवायरमेंटल टेम्परेचर था जी। और जो हिमाचल का है वो जी, ऑलमोस्ट सेम ही है। सेम ही है। जी। तो एक कारण वो रहा। जी, दूसरा कि उसकी उत्पादक क्षमता भी बहुत अच्छी बहुत है अच्छी। और जो हमारी यहाँ पर जो पहाड़ी गाय थी उसमें डिसीज़ रेज़िस्टेंस जैसे मैंने पहले ही जी, बताया, बिल्कुल। जो रोग हम बोलते हैं प्रतिरोधक प्रतिरोध क्षमता। क्षमता जी। बहुत अच्छी थी। जी। तो उन दोनों को एक तरह से उनका अपनी क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग। हम बोलते हैं वो करवाई गई। जी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो
होगी तो उसमें दोनों होंगी, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग है तो उसमें अपने आप ही उसकी उत्पादक क्षमता है वो मतलब बढ़ेगी, क्योंकि वहां से उत्पादक क्षमता के उसमें जीन्स भी होंगे और डिसीज रेजिस्टेंस के भी होंगे, दोनों के गुण मिल गए तो उत्पादक क्षमता अपने आप बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अब ये है कि हाँ, जैसे मान लो कोई एक नस्ल है, उसकी 5 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर देने के पर वो 1.5 लीटर या 1 लीटर दे रही है, उसके लिए है कि आप फीडिंग में है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। कैल्शियम उसे आप ऑप्टिमम लेवल पे पिलाएं, यानी कि जितना इसे 100 ml हम बोलते हैं पर डे इतना रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उसको कैल्शियम जरूर दें। हरा घास है आपके पास है अवेलेबल तो दे, ये तो आप साइलेज भी दे सकते हैं। मेन तो ये चीजें रहेंगी गाय की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर कई बार ये होता है कि गाय के अडर में दूध तो है पर वो नहीं निकल रहा है, तो हम बोलते हैं कि ग्लैक्टोगॉग दिए जाते हैं ताकि वो जो है जितना उसके अडर में दूध है वो सारा का सारा उसे निकाला जा सके। तो उसमें कई हर्बल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर मोस्टली यही रहता है, हम फोकस इस पे ही करते हैं कि रेदर आप मेडिकेशन पे रहे, हम ये प्रेफर करते हैं कि जितना ज्यादा आप उसके मैनेजमेंट पे ध्यान दें, उसमें उसका, क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक है, आपका जो दूध की उत्पादक क्षमता है उसका डायरेक्ट लिंक आपके फीडिंग से है। तो जितने अच्छे तरीके से आप उसकी सप्लीमेंटेशन, मिनरल मिक्सचर है, अब मिनरल मिक्सचर भी कई तरह के आते हैं, चिलेटेड है, नॉन चिलेटेड आता है, आपका ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। तो अब इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ, जब हम बोलते हैं कि मिनरल मिक्सचर्स आते हैं कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में कितनी है, तो वो डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से ही मार्केट में आते हैं। पर हाँ, आप अगर सिंपल से सिंपल भी लें पर वो जरूरी है, हम नहीं बोल रहे आप हाई एंड लीजिए, पर एटलीस्ट आप अगर मिनिमम से शुरू करें, एक अच्छा क्वालिटी वाला आप ले और सिर्फ 50 ग्राम डेली के हिसाब से आप उसकी सप्लीमेंटेशन करें। तो आप 50 ग्राम डेली आप मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, 100 ml के हिसाब से आप कैल्शियम दे रहे हैं, आप कंसंट्रेट फीडिंग में आप जैसे दाला है अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो वो भी आप अगर 2.5 लीटर, कोई 2.5 से 3 लीटर दूध दे रहे, उस पर 1 किलो के हिसाब से आप अगर उसको फीड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपरली डिवर्मिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये इस तरह की समस्या कोई आएगी। डॉक्टर साहब, एक समस्या ज़्यादातर ये आती है कि लोगों को आजकल के मतलब दूध से रिलेटेड बछड़ी का ही ज़्यादातर ये होता है कि भाई चलो गाय अगर प्रेग्नेंट है तो आगे आने वाले टाइम में जो बछड़ी हो, तो इस केसेस में अगर बच्चे हो जाते हैं तो वो लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे आवारा पशु आजकल सड़कों में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये एक थोड़ा सा कारण रहता है, क्योंकि लोग फिर बोलते हैं हम कहाँ डालेंगे इसको, आजकल खेतों में बिजाई के लिए तो पावर टिलर आ गए, तो अब वो काम पहले तो बैल होते थे तो उससे जुताई करते थे। तो इस केसेस में वो पशुपालक भाई को क्या करना चाहिए ताकि ये समस्या भी थोड़ी सी दूर हो जाए? ये बिल्कुल आपने वाजिब बात कही, खासकर कि जब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इसमें ऑटोमेशन हुआ, जैसे पावर ट्रिलर्स आए, ट्रैक्टर्स का यूज हुआ, तो जो बैल होते थे वो भी एक तरह से हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, खेती के लिए, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनकी कोई जरूरत नहीं रही। अब उनकी जरूरत नहीं रही तो उस वजह से खासकर जैसे आपने बताया आवारा पशुओं में जो हम देखा जाए तो जनसंख्या भी उनकी ज्यादा है। अगर किसी स्थान पर अगर हम बोले अगर 50 आवारा पशु घूम रहे हैं तो उनमें से 45 के आसपास आपके ये बैल ही होंगे। तो उस चीज के लिए सरकार ने अभी हमारा जो सेक्स सॉर्टेड प्रोग्राम चला हुआ है, ये आपका नेशनल एआई प्रोग्राम है जो नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, तो इसके तहत हमारा सेक्स सॉर्टेड सीमन का भी प्रोग्राम चला है। इसमें क्या है कि 90% चांसेस हैं कि आपकी बछड़ी होगी। अगर मान लो 10 टीके लगते हैं 10 गायों को, तो 9 में जो होंगी वो बछड़ी होंगी, 1 में हो सकता है कि बछड़ा हो। तो उस वजह से क्या होगा, जो आवारा पशुओं की समस्या है वो भी कम होगी, और जो हम पशुपालक हैं उनको अगर बछड़ी मिलेगी तो उत्पादक क्षमता भी उनकी बढ़ेगी। तो ये चीजें, इनके जो सेक्स सॉर्टेड प्रोग्राम है, इसे हम एक तरह से ही बोल सकते हैं कि इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपके आवारा पशु हैं वो भी कम हो रहे हैं, साथ ही साथ जो उत्पादक क्षमता है वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसमें ये भी आपने बताया इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी रहती है जो सेक्स सॉर्टेड सीमन होते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं ये? नहीं, जो आपका सेक्स सॉर्टेड सीमन होता है, अगर आप देखिए
सब्सिडाइज रेट पे मिलता जी, है। जी, जी। अगर आप जैसे बाहर से लगाते हैं तो यही चीज आपको 1500 से लेके 4000 5000 तक के जी। सेक्सोरल सीमन आते हैं। जी। पर अगर आप गवर्नमेंट में बात करें, हमारे जो इंस्टीट्यूशन में है, वो आपको 250 रुपए में मिलता है। जी। उसमें भी ये है कि आपको 2 टीके मिलेंगे। जी। अगर एक टीका आप लगाते हैं, वो नहीं लगता, अनसक्सेसफुल रहता है, उससे कंसेप्शन नहीं होती है, जी, गाय जी। गब्बर नहीं होती है, जी। तो वो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से हीट में आएगी तो उसको फिर दोबारा से उसको इंसेमिनेट किया जाएगा। जी। तो इसमें ये है कि आपको 2 टीके मिल रहे हैं जी। और चांसेस आपके ज़्यादातर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% चांसेस हैं कि आपको फीमेल काफ़ी होगा। जी। तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम एआई की बात ही कर रहे हैं, तो कई पशुपालक भाइयों को ये समस्या आती है कि गाय रिपीट कर जाती है, मतलब दोबारा हीट में आ जाती है। जैसे अभी हमने एआई करवाया, तो 2-3 महीने के बाद जो है वो अब दोबारा से हीट में आ जाती है। तो उस केसेज़ में उनको क्या करना चाहिए? मतलब ये उनके खान-पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए या इंटरनली उसमें कोई कमज़ोरी है, तो उस केसेज़ में क्या करें वो, ताकि ये दोबारा ये समस्या उनको ना आए? ये हमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी। देखिए, जैसे कि एआई से पहले तो ये है कि गाय जो हीट है, जी। उसका पता लगना चाहिए कि जी। पशुपालक को ये पता होना चाहिए कि मेरी गाय को कब टीका लगना है और कब जी। नहीं लगना है। जी। तो उसके लिए जैसे हम बोलते हैं हीट, तो हीट के आने के लक्षण क्या हैं? गाय में जैसे हम बोलते हैं रेस्टलेसनेस होगी, जी। स्टैंड टू बी माउंटेड बिहेवियर होना चाहिए। जी। जैसे अगर गाय अगर एकदम से चढ़ने की कोशिश करती है जी, तो मीन्स वो अपनी जो हीट है उसकी पीक पर है। पीक पर है। तो हो सके तो उस समय ही आपको टीका लगाना चाहिए। जी। और जो हीट होती है, जिसे हम बोलते हैं हीट है कि ईस्टर साइकिल, हम अपने इसमें जी। टेक्निकल वर्ड में यूज है कि ईस्टर साइकिल है। जी। तो ईस्टर साइकिल में भी जैसे फेजेस होते हैं, तो जी। उसमें जो ईस्टर्स है तो होते हैं मिड ईस्टर्स, मिड हीट, जो बेस्ट टाइम ऑफ हम बोलते हैं इंसेमिनेशन का जो जी। है, जी। वो है मिड हीट। मिड जी। हीट का पता कैसे लगे अब? तो फार्मर अपने लेवल पे तो ये चीज देखते हैं कि जो डोरी जो छोड़ रहे हैं, जी। जो डिस्चार्ज है, इसको हम आम जी। तौर पे भाषा में डोरी डोरी बोलते हैं। बोलते हैं, बिल्कुल। तो डोरी है वो किस तरह की डोरी? पारदर्शी होनी चाहिए, जी। साफ होनी चाहिए। जी। अगर वो सफेद रंग की है या उसमें पीलापन है जी। या कुछ आपको कण दिख रहे हैं पीले पीले रंग के बड़े बड़े, जी। तो उसमें इन्फेक्शन है बच्चादानी में। जी। तब गाय का टीकाकरण नहीं करवाना नहीं चाहिए। करवाना चाहिए। आपने गाय का टीकाकरण कब करवाना है? जब उसकी जो डोरी है वो पानी की तरह साफ है, सब। मीन्स ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उसके आर पार आप देख सकते हैं। जी। और दूसरी बात, वो हैंगिंग मीन्स लटकी हुई होनी चाहिए। जी। अगर आपकी डोरी गाय की बार बार टूट रही है तो जी। इसका मतलब है वो अर्ली हीट में है। जी। अर्ली हीट में है तो तब भी आपने उसको टीका नहीं टीका करवाना। नहीं करवाना, थोड़ा वेट करना है। जी। जैसे पहले अर्ली हीट आएगी, जी। उसके 6 से 7 घंटे के बाद फिर मिड हीट आएगी। जी। तो मिड हीट पे ही आपने करवाना है। अगर आप लेट हीट पे करवाते हो, लेट जी। हीट का मतलब है जब जो गाय का जो डिस्चार्ज है, जो जी। उसकी डोरी है वो खत्म ही हो गई, जी। जब डिस्चार्ज जो स्कैंटी है काफी कम मात्रा में है, जी। अगर उस समय आप करवाएंगे तब भी गाय के टिकने के जो हम बोलते हैं चांसेस कम कंसेप्शन के होते हैं। चांसेस है बहुत कम कम हो होते जाते हैं। हैं। तो जी। फार्मर ये कर सकता है कि जब जो उसकी डोरी है वो साफ है, पारदर्शी है और वो लटकी हुई हुई लटकी है हुई। और उसका जो हम बोलते हैं चढ़ने की जो है जी। बार बार कोशिश कर रही जी। है, तो उस समय पर ही आप अपनी गाय को इंसेमिनेट जी। करवाएं, जी। उसको उस टाइम पर ही आप टीकाकरण करवाएं। जी। तो एक ये चीज रहेगी। अब अगर आपने सही समय पे टीकाकरण करवाया तो जी। उसके चांसेस भी टिकने के होंगे। जी। अब होता क्या है कि गाय का सही समय पे टीकाकरण नहीं हो पाता है, जी। उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन है। जी। अगर उसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन है, वो गाय नहीं टिकेगी। बिल्कुल। आप 1 बार टीका लगाओ, आप 2 बार लगाओ या 3 बार 3 लगाओ। बार। जी। तो जब भी गाय को अगर 3 बार उसको टीकाकरण होता है और तीनों बार नहीं टिकती है, तो हम बोलते हैं गाय रिपीट ब्रीडर हो गई। जी, बिल्कुल। अब रिपीट ब्रीडर होने के कई चांसेस हैं। जैसे एक है कि अगर बच्चादानी में इन्फेक्शन है, जैसा कि जी। मैंने आपको बताया, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपके डोरी से ही डोरी से पता पता लग लग गया। जाएगा, बिल्कुल। अब जैसे हम कई बार जब आप अपने नज़दीकी पशु संस्थान में जाएँगे, जब वहाँ पे आप चेकअप करवाएँगे पशु चिकित्सक से, तो वो जैसे आपको बताएँगे बच्चादानी कमज़ोर है। जी। तो कमज़ोर होने की सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीज़न है, वो ये है कि उसका खान-पान अच्छे से नहीं हुआ है। उसको
पोषक तत्वों की उसके शरीर में कमी है। या और जैसे कई बार हम ऐसा बोलते हैं पशुपालक हम तो सब कुछ खिलाते हैं तब भी, क्योंकि कई बार रहता है आप सब कुछ खिलाते हैं पर आप डिवर्मिंग नहीं करवाते, बिल्कुल। तो उस वजह से तो ये आपस में लिंक्ड है। अगर आपकी तीनों चीजें प्रॉपर हैं तो आपकी बच्चादानी वो भी प्रॉपरली डेवलप होगी, और ये 2-3 चीजों का ध्यान रख लेंगे, साफ सफाई का, और डोरी अगर समय पे आ रही है, वो हैंगिंग है, क्लियर डिस्चार्ज है, आप उस टाइम पे इंसेमिनेट करोगे तो चांसेस हैं कि 1 या 2 शॉट में वो टिक जाएगी। आपको तीसरी बार या चौथी बार उसको इंसेमिनेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खासकर लोगों में ये प्रॉब्लम आती भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ध्यान भी नहीं होता इन चीज़ों का, साफ सफाई का ध्यान भी नहीं होता है, कई बार मतलब साफ सफाई उतनी नहीं होती, तो उस वजह से भी ज़्यादातर ये आपने बताया इन्फेक्शन की ज़्यादातर दिक्कत रहती है। बिल्कुल। और काफ़ी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, फिर 2-3 साल लग जाते हैं, और ये जब ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है फिर तो रिकवर करना भी उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो देखिए जी, जो उत्पादकता होती है दूध की, जो हम बोलते हैं प्रोडक्शन होती है, मैक्सिमम फर्क उसी में ही पड़ता है। बिल्कुल। अगर गाय अगर टीका नहीं ले रही है, टीका नहीं ले रही है तो आगे आपको प्रोजनी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, आगे कोई उसकी बछड़ा बछड़ी नहीं होंगे, दूध की उत्पादक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी फार्मर को। हाँ, बार-बार अगर रिपीट करिए हीट में तो तब भी दूध उनको कम ही मिलेगा उसमें, क्योंकि 10-12 दिन वो जब हीट में मतलब हीट के बाद रहेगी तो दूध और कम हो जाएगा उसका। ये चीज़ तो है। और डॉक्टर साहब इसमें अभी मैं एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि अच्छा हाँ, ये एआई करवाने के बाद जैसे मान लीजिए एआई हमारा हो गया है, तो अभी उनको जो है गाय को लगा है 8वाँ 9वाँ महीना, ठीक है? वो दूध दे भी रही थी पहले से, ठीक है? तो हमारे पशुपालक भाई क्या मतलब उनको कब उसको छोड़ना चाहिए? कई बार तो ऐसा होता है कि 9वाँ महीना उसको क्लोज़ होने वाला भी होता है, कई बार ये वो दूने से नहीं उसको छोड़ते, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है या उनको उसको पहले ही मतलब दूध दूहना बंद कर देना चाहिए? कितने टाइम में ये बंद करना चाहिए? इसके कोई फ़ायदे भी हैं अगर हम इसको थोड़ा गैप देते? देखिए, जैसे गाय, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे गाय आपकी गब्बन होती है, हम बोलते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है, तो आप ऐसे आइडली उसे 6ठे महीने के बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑर्गन की जो डेवलपमेंट होती है वो भी हो रही होती है फीटस की, साथ ही साथ जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है गाय की वो भी बढ़ जाती है। उस वजह से हम ये बोलते हैं कि 6 महीने तक आप उसको सप्लीमेंटेशन तो आप दे रहे हैं, उसके बाद उसको जो दूना है, क्योंकि अगर आप दूध निकाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा लॉस तो कैल्शियम का ही हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है कैल्शियम उसकी बोन्स बनेंगे। बिल्कुल, बोन्स बनेंगी, वो चीजें होंगी। बिल्कुल। तो उस केस में हम बोलते हैं कि आपको 6th और 7th मंथ में आप, और ऐसे भी अब आप देखिए कि प्राकृतिक रूप से भी गाय का जो दूध देने की जो क्षमता होती है वो 6ठे 7वें महीने में अपने आप भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पहले महीने में बहुत ज्यादा दे रही थी तो 6ठे 7वें महीने वो जैसे ही गाय टिकती है, चाहे वो तीसरे महीने में पता लग जाता है, तो उससे आप देखेंगे तीसरे महीने से लेके वो धीरे धीरे तीसरे महीने चौथे महीने वो कम होता जाता है। तो आइडली है कि आप उसे अगर 6ठे 7वें महीने तक अगर आप उसे अगर आप उसको छोड़ दें तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप जैसे गाय की डिलीवरी होती है वैसे ही फिर आप शुरू कर सकते हैं। जी, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें डॉक्टर साहब कोई अगर जैसे पहले आपने बताया पहले छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या कोई दूध उत्पादन में कोई बढ़ोतरी भी होती है अगली बार के लिए अगर हम इसको मतलब इन टाइमली अगर हम गैप देते हैं तो उसमें टाइमली अगर बिल्कुल ठीक बोला आपने, अगर टाइमली उसको गैप देंगे तो आगे दूध की उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। दूध की उत्पादक क्षमता इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि उसको प्रॉपर एक तरह से आपने रेस्ट भी दिया है, रिस्टोर करने का बॉडी को रिस्टोर करने का, उसकी फंक्शनिंग को रिस्टोर करने के लिए उसको टाइम पीरियड मिला है। अगर उसे भी आप छोड़ दें, हम बोलते हैं कि साल में 360 दिन होते हैं, तो जो लैक्टेशन का पीरियड होता है वो 280 से 300 डेज का होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब गाय को दूने का। हाँ जी। तो दूने का तो बड़ी अच्छे से आपने गाय मेंटेन किया, आप 300 डेज तक उसको कर सकते हो, मिल्किंग कर सकते हो। उसके बाद हम बोलते हैं 60 डेज का एक हम बोलते हैं सर्विस पीरियड, वो रहता है। तो वो चीज के लिए होता है, वो गाय के रेस्ट करने के लिए, उसकी जो बॉडी है उसको रिस्टोर करने के लिए होता है। तो सेम चीज वो आप प्रेगनेंसी के फेज में होता है। तो अगर आप उसको 6ठे से 7वें महीने में अगर आप उसका दूध उससे कम लेंगे तो उस पर भी इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि साथ में बच्चा भी है, फीटस है,
उसका भी पोषण करना है, अपनी बिल्कुल, हर मेंटेनेंस भी एस्टिमेट है। उसको करना है। जी, तो उस चीज़ के लिए ये है कि आप अगर उसे छोड़ देंगे तो हाँ, उसके बाद आपको उत्पादक क्षमता इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि वो ऑब्वियसली रेस्ट फेज़ पे रही वो इतने टाइम तक, बिल्कुल। बॉडी को रिस्टोर होने का टाइम मिला, जी, जी, जी। ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब अभी चलिए ये बात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई इसमें, काफ़ी टॉपिक क्लियर भी हो गए हमारे पशुपालक भाइयों के। अब बात हम करते हैं कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की पशुपालक भाइयों के लिए जैसे इंश्योरेंस का है या कोई बीपीएल गरीब परिवार है, उनके लिए कोई स्कीम्स आती हैं इसमें, तो इस तरह की कोई स्कीम्स अवेलेबल है ताकि उनको कुछ और ज़्यादा बेनिफिट हो? बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने आपको पहले हम बात करते थे नेशनल एआई प्रोग्राम है, जी। तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सीमेंस स्ट्रॉज प्रोवाइड की जाती हैं। जी, जो नॉर्मल आपकी जो स्ट्रॉज आती हैं, जी, जो सीमेंस स्ट्रॉज आती है नॉर्मल, जी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल करवाई जाती हैं। जी, और जो दूसरी जो हमने बताया सेक्स सॉर्टेड सीमन है, जी, वो आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, जी, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीपीएल, यानी कि वो जी, बीपीएल है या जनरल है, कोई एससी भी। है, जी, एसटी है, सभी जी, के लिए ही वो चीजें फ्री हैं जी, जो नॉर्मल है। और जी, सब्सिडाइज्ड है वो भी सभी के लिए सब्सिडाइज्ड है, जी, उसमें हमने ये नहीं रखा है कि कोई कैटेगरी है उसी को ही दे रहे हैं, वो जी, सबके लिए ही है, सबके लिए वो चीज फ्री की हुई है। जी, उसके बाद आपका जो एनएडीसीपी हमारा एक प्रोग्राम चला है, जी, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जी, उसके तहत जितनी भी वैक्सीन्स हैं जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं, जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज। जी, चाहे वो आपकी जितने भी आपकी बीमारी है, जैसे मैंने आपको बोला ब्रुसेला है, जी, HSBQ है, आपकी FMD है, एंटेरोटॉक्सीमिया है, जी, तो ये जो बीमारियां हैं इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं। और जो हमारी भेड़ बकरियां हैं इनमें भी जैसे PPR आती है, जी, एंटेरोटॉक्सीमिया आती है, इनके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, एक तो ये हो गई, जी, तो आपको रोकथाम के लिए भी आपको जो वैक्सीन अवेलेबल करवाई जा रही हैं पशुपालकों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, और जो हमने सीमन स्ट्रॉज की बात की, जो नॉर्मल सीमन स्ट्रॉज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, अंडर नेशनल एआई नेशनल प्रोग्राम। और जो आपका सीमन सेक्स सेक्स सॉर्टेड। सॉर्टेड जी, सीमन है जी, वो आपका सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडाइज्ड। अवेलेबल है। जी, उसके बाद जैसे पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 200 चिक स्कीम चलाई है, जी, वो स्पेसिफिकली आपके SC BPL परिवारों के लिए। जी, उसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 200 चूजे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जी, उसमें ड्रिंकर है, फीडर है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि डीप जी, लीटर सिस्टम में उनको रियर करना है उन्होंने। जी, और उसमें जो फीड है उनको फीड भी दी जाती है, जी, कुछ हिस्सा फीड का जो होता है कुछ जी, टाइम के लिए वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जी, करवाया जाता है। जी, और एक हमारी हिमकुप भी स्कीम चली है, जी, उसमें 3000 जो बॉयलर हैं वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में इंस्टॉलेशन आती है उनकी, जैसे 600 मिलेंगे आपको जी, इनिशियली, फिर नेक्स्ट लॉट 600 का मिलेगा, ऐसे करके आपको या 3000 तक वो दिए जाते हैं जी, पीरियड ऑफ टाइम। उस केस में भी आपको जो ड्रिंकर फीडर फीड है, फीड का भी 60% ऑफ फीड है वो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी पे दी जाती है। जी, फिर आपकी इंश्योरेंस की स्कीम आती है जी, बिल्कुल, जो ये लार्ज एनिमल के लिए भी है और स्मॉल स्मॉल के लिए। एनिमल के लिए भी है। लार्ज एनिमल में आपके जो कैटल हैं, जी, बफलोज हैं, जी, तो उसमें हम जो आपके BPL हैं उनको 60% की है और जो APL है उनको 40% की सब्सिडी दी जाती है। उससे है क्या, आज की डेट में जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली इतनी बड़ी आपदा भी आई, आपदा आई है, बिल्कुल। आपदा आई लोगों के, इतना ज़्यादा जो पशुपालक हमारे भाई बहन थे उनके बहुत सारा जो हम बोले चाहे वो गाय थी, भेड़ बकरियां थी, बैल थे, जी, जो भी उनका जो पशुधन था वो जी, सारा का सारा सारे पानी में पानी बह में गया। बिल्कुल फ्लड में अब अगर उनके पास इंश्योरेंस जिनके पास थी उनको तो इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें क्लेम वो मिलेगा, क्लेम मिलेगा। बिल्कुल। दूसरे हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है कि जी, सरकार उन्हें दे, जी, चलो वो भी अच्छी बात है, पर बिल्कुल। अगर इंश्योरेंस अगर होगी तो लेते हैं वो हाँ, बिल्कुल, इंश्योरेंस है वो सिर्फ आपको आपदा ही नहीं, बिल्कुल। किसी भी बीमारी है वो जी, बीमारी से बिल्कुल, अगर वो जा रही है, कहीं वो कहीं से गिर गई तब है, बिल्कुल, या बिल्कुल। किसी भी तरह की, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ है, जी, 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 नेचुरल डेथ है, जी। या या डिज़ीज़ से कोई कोई है, या आप देखते होंगे कि जैसे बरसात है तो जी, बरसात में खास करके ब्लोट हम बोलते हैं, ब्लोट जी, खास करके अफारा बोलते हैं, जी, लोकल में बोलते हैं पेट फूल गया जी गाय का बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जी, घास बहुत ज्यादा होता है, अगर आप गाय को छोड़ देते हैं चरने के लिए, बहुत ज्यादा घास खा लिया एकदम से उसका पेट फूल जाएगा। जी, या भी आप देखते होंगे सेब का सीजन चला हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल।
सेब नीचे भी गिरे होते हैं बगीचे में, बहुत सारे सेब खा लिए गाय ने, एकदम से पेट फूल गया, तो उसमें होता है कि समय बहुत कम होता है पशुपालक के पास कि जब तक उसको पशु संस्थान जो नजदीकी है वहां पे ले जाएगा तब तक गाय उसकी जा भी सकती है। तो उस केस में जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं कई बार ऐसी, तो उस केस में इंश्योरेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि एक बार अगर कोई भी हम देखते हैं पशुपालक है, एकदम से अगर उसकी गाय ऑल ऑफ सडन उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा से कहाँ से वो इतना पैसा इकट्ठा करे और दोबारा से वो नई गाय लेके आए। तो उस चीज के लिए इंश्योरेंस स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने चलाई है। इसमें ये सबसे बड़ा यही फायदा है कि कोई भी अनसर्टेनिटी है, कोई ऐसी एकदम से कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो एक आपके पास कवर हो, ताकि आप सपोर्ट रहता है, एक सपोर्ट रहे और आप एक नया पशु ला सके। उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम को चलाया गया है। डॉक्टर साहब, इसमें पंजीकरण कब से, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या कभी भी इसमें ये पशुपालक भाई पंजीकरण करवा सकते हैं अपने पशु के इंश्योरेंस के लिए, या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसका? अभी जैसे कि मैं अभी रिसेंटली बात करूं तो ये हमारा अभी जो गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस स्कीम थी, ये हमारी 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी इस साल की। तो 5 सितंबर तक अगर इसको गवर्नमेंट एडिड मिलनी थी जिसे, अब अगर करवाना चाहते हैं तो आज डेट में वो बैंक से करवा सकते हैं। बैंक आपकी जो इंश्योरेंस है कैटल पे करता है, उस पर कोई बैरियर नहीं, पर वो सब्सिडाइज नहीं होती है। वो तो फुल पेड होगा, वहाँ तो आप फुल पेड ही करवाना पड़े, पर अगर फुल पेड भी वो चीज करवाते हैं तब भी उनको बेनिफिट है। बिल्कुल ये है, तब भी उनको बेनिफिट ही मिलेगा। जो यानी कि हमारे जैसे हम बोलते हैं कि जो वेल पेड हैं, अच्छे से वो पशुओं को अपने पाल रहे, तो वो बैंक से करवाएं। बिल्कुल ये चीजें हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि इंश्योरेंस चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, आज की डेट में वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि हमने अभी बरसात के बारे में मैं बात कर ही रहा था आपको, तो इसमें भी एक चीज है, जैसे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप एकदम से अपनी गाय से आपको जैसे आप गाय को बचा सकते हैं, पशुधन को बचा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की ब्लोट की, हम बोल रहे थे कि अफारा हो जाता है। अब आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार होता है 2 या 3-3 घंटे पैदल चल के वहां तक पशुशाला तक पहुंचना पड़ता है। तब तक जो हमारा पशुपालक है वो क्या करे, जब तक उनके पास विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आता है तो तब तक वो क्या कर सकते हैं। खास करके अगर अफारा है तो गाय को आप घर में, सबके हींग होता ही है, तो आप हींग और अजवाइन 30-30 ग्राम ये दोनों चीजें मिक्स करके दे सकते हैं। कई मीठा तेल भी पिलाते हैं, तो 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml तक आप उसको भी पिला सकते हैं। और अगर गाय खड़ी है तो उसको जितना आप चला सकते हो उतना चलाएं। तो ये कुछ छोटी सी चीज है, पर ये कि हाँ आपको एक समय मिल जाएगा कि एकदम से गाय अगर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से एस्फिक्सिया हो जाए, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, तो उस चीज को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसको टाइम मिल जाए तब तक आपको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी फिर उसमें। तो एक तो इमरजेंसी केसेस, खास करके ये आपके बरसात के समय में ये चीजें बहुत होती हैं, तो एक तो ये बीमारी होगी। दूसरा जैसे आपने बोला थनेला रोग है, ये भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा, और होता भी बहुत ज्यादा है, और सीधी मार दूध पे पड़ती है। इस चीज के लिए आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप जब तक आप घरेलू उपचार में कि हाँ भी आपको इनिशियली पता चला, आप सेक तो दे ही सकते हैं घर में, पानी कपड़ा सबके पास है, पानी को उबाला, कपड़े के साथ उसको सेक दिया, ताकि थोड़ी जो रेडनेस है, स्वेलिंग है वो कम हो। थोड़ा साफ सफाई पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस किया। जब भी आप गाय को दूह रहे हैं तो अपने हाथ से लेके उसकी भी साफ सफाई रखो, और गाय के जो थन है उसको भी अच्छे से साफ कर, धोने के बाद भी साफ कर सकते हैं ताकि उसमें कोई गंदगी ना रहे। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं। जहां पर हल्दी है तो आप हल्दी का लेप उस पे लगा सकते हैं कहीं, बिल्कुल, क्योंकि टर्मरिक है उसमें एंटीबायोटिक हम बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो चीज रहती है। दूसरा ये है कि अगर आप एलोवेरा जहाँ पे अवेलेबल, तो एलोवेरा को हल्दी के साथ मिक्स करके, क्योंकि वो एलोवेरा जो ठंडक प्रदान करेगा, तो आप उसको मिक्स करके उसको लगाया जा सकता है। एक था जो अभी बहुत सारी, जैसे हमने बोला कि जेर नहीं निकलती। जब डिलीवरी होती है, गाय की डिलीवरी हुई तो उसकी जेर नहीं निकलती, तो जेर निकलने की जैसे सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, वीकनेस आ गई, अब आ गई तो एकदम से दूर तो होगी नहीं, टाइम लगेगा। पर अब जेर नहीं निकल रही है तो आप क्या कर सकते हैं?
आप उसको जैसी डिलीवरी होती है, आप उसको 50 ग्राम मेथी, 25 से 30 ग्राम आप उसको चपटी सौंफ जी, और गुड़ है, वो आप जी, उसको खिला सकते हैं। जी, ताकि चाहे वो नॉर्मली अभी नहीं निकल निकल भी रही। रही है, आप जी, नॉर्मली अगर निकल रही है तो वेल जी, एंड गुड, अगर नहीं निकल रही है जी, तो आप उसको जैसे ही गाय की डिलीवरी होती है उसके बाद इमीडिएटली बात आप दे दें उसे। उसका जी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जी, वो कॉन्ट्रैक्शन ही में हेल्प करेगा करवाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक चीज़ आप ये चीज़ कर सकते हैं। जी, दूसरा, जहाँ पे अगर भिंडी है ऐसे-ऐसे या आपकी मूली है, जी, तो मूली पत्तों के साथ 1 डेढ़ किलो मूली खिला सकते हैं, 1 डेढ़ किलो भिंडी खिला सकते हैं। जी, तो इससे ये होगा कि वो हेल्प करेगी कि एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो आपकी जी, जो जेर है वो निकल सकती है। जी, अगर 8 घंटे से 12 घंटे के बीच ये जी, चीज़ करने के बाद भी नहीं निकलती है, तो अपने नज़दीकी जो आपका पशु संस्थान है वहाँ जाइए, तो वहाँ पे आपको मेडिसिन्स अकॉर्डिंगली मिलेंगी। जी, ये चीज़ रहेंगी जी। जी। आज बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे पशुपालक भाइयों के लिए दी है और मैं आशा करता हूँ भई इस जानकारी से उनका वो अच्छा मतलब फ़ायदा अपना करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए अगर जानकारी आपने सुनी और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बिल्कुल, जितना हो सके आप 100% ना करके अगर आप 80% या 50% भी इसको अगर अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करते हैं, ये जो चीज़ें आज डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी तरह से अपना काम भी करते रहें और अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक जो होते हैं अवेलेबल रहते हैं या वेटनरी जो आपके नियर बाय है, वहाँ पे आप रेगुलर उनसे टच में रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी और आपका बेनिफिट भी रहेगा। तो डॉक्टर साहब आप आए आज और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और मैं चाहूँगा दर्शक अगर आपने ये जो एपिसोड हमारा बिल्कुल पसंद किया है और आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।